गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके विषय में उसकी पूर्व जानकारी नाटक के संबंध में हम आज अध्ययन करेंगे। कल हमने चर्चा की थी काव्य के बारे में, काव्य की विधाओं के बारे में, जो दो तरह के होते हैं, एक श्रव्य काव्य होते हैं, एक दृश्य काव्य। दृश्य काव्यों में रूपक और उपरूपक भेद से दो तरह के होते हैं। उनमें भी रूपक 10 प्रकार के बतलाए हैं। उनमें जो नाटक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। और नाटक के संबंध में हमने कल ये अध्ययन किया था कि नाटक किसे कहते हैं, उसके विषय में हमने बताया था कि अभिनय करने वाले व्यक्ति जिसमें रहते हैं उसे नाटक कहते हैं। अभिनय करने वाले व्यक्ति जिसमें रहते हैं नाटक। आचार्य विश्वनाथ ने नाटक का जो लक्षण किया है वो बताया है अवस्थानुकृति नाटक। विश्वनाथ ने साहित्य का प्रकार नाटक का अध्ययन उन्होंने किया। अवस्थानुकृति नाटक, अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहते हैं। अब हमें नाटक का प्रयोजन के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है कि नाटक का प्रयोजन क्या होता है। प्रयोजन, भाई नाटक की रचना क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। तो कहा जाता है कि बिना प्रयोजनम मंदोपि न परवते, बिना किसी कारण के तो मंद बुद्धि बालक भी किसी कार्य में प्रवेश नहीं करेगा। अर्थात मंद से मंद बुद्धि के बालक को उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, प्रयोजन होगा, तभी वह कोई काम के लिए आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। फिर रही बात नाटक की, तो नाटक का जो प्रयोजन है, जो विद्वानों ने नाटक की रचनाएं की हैं, उससे हमें क्या प्रयोजन है, उसके संदर्भ में काव्य लक्षणकर्ता आचार्यों ने काव्य के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, शिवेतर विनाश तथा अमिट प्रभाव आदि प्रयोजनों को मौलीभूत प्रयोजन अलौकिक आह्लाद स्वीकार किया हो, जो रस के आस्वादन से उत्पन्न होता है। अतः काव्य का जो प्रमुख प्रयोजन है वह है रस आस्वादन। प्रमुख प्रयोजन है रस आस्वादन। ये काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना। इसके अलावा पूर्व में बताया था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये भी इसके प्रयोजन हैं। धर्म, अर्थ, काम,
मोक्ष, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, शिवेत रक्षते, ये भी लक्षण प्रयोजन में शामिल है। अर्थात काव्य का प्रमुख प्रयोजन तो है कि रसास्वादन करना, किंतु इससे पहले हमें धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की ये प्राप्ति होती है इस नाटक के द्वारा। और जब नाटक किसी व्यक्ति विशेष जब लिखता है या कोई कवि लिखता है तो उसे जब पाठक श्रोता पढ़ते हैं और वो नाटक अच्छा हो तो उसे यश की प्राप्ति होती है। यश के साथ साथ उसको अर्थ धन की भी प्राप्ति होती है। शिवेत रक्षते, श्वेता रक्षते आदि की सबकी प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो कवि की या पाठक की द्वारा ये है, लेकिन जो नाटक को पढ़ता है और पढ़ करके उससे अपने को सुखानुभूति अनुभूत करता है, रसा आनंद की प्राप्ति होती है, वही प्रमुख कारण इसके अंतर्गत माना गया है। अब हम नाटक के विषय में हमने ये अध्ययन किया कि इसका प्रमुख प्रयोजन रसास्वादन है और अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक है। अब देखते हैं कि नाटक जो विधा है वो किस तरह से श्रेष्ठ है और विधाओं से। काव्य की बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन नाटक उसमें सर्वोत्कृष्ट माना गया है। महाकाव्य, मुक्तक, खंडकाव्य की कथा वस्तु का संयोजन शिथिल होता है, जबकि नाटक की कथा वस्तु सुनिश्चित दृढ़ बंधों से बंधी हुई होती है। अतः नाटक की उत्कृष्टता सिद्ध होती है। महाकाव्य का कथानक एक व्यक्ति के जीवन स्पर्श चरित्र से संबंधित होता है, केवल एक व्यक्ति से, जबकि नाटक विविधताओं का सामरस्य है लिए रहता है। अतः नाटक को ही श्रेष्ठ माना गया। महाकाव्य के अंतर्गत कवि अपना वैदुष्यपूर्ण प्रदर्शित करता है, उसमें अपनी विद्वता दिखाता है, अनेक शब्दों का, अनेक अलंकारों का प्रयोग करता है और अपनी विद्वता प्रदर्शित करता है। जबकि नाटक में वह वैदुष्यों को छोड़ करके लोक प्रज्ञा के आधार पर उस नाटक को प्रस्तुत करता है। महाकाव्य के आदर्श की ओर कवि का रुझान रहता है, परंतु नाटक में यथार्थ की प्रधानता तथा आदर्श का समन्वय रहता है। अतः नाटक काव्य की जो विधा है, नाटक काव्य की अपेक्षा मनोहारी होता है। महाकाव्य आदि में वर्णन बहुत विशद पाया जाता है, परंतु नाटक में वर्णन की सुष्ठुता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नाटक में अति विस्तृत वर्णनों का कोई महत्व नहीं होता, अतः दर्शक उतना ही प्राप्त करता है जितना कि उसे चाहिए। अतः नाटक में सर्वग्राह्यता पाई जाती है। अब चौथे नंबर पे देखते हैं कि नाटक की लोकप्रियता और रमणीयता का मुख्य कारण रसानुभूति। यद्यपि महाकाव्य आदि को पढ़कर भी रसानुभूति की प्राप्ति होती है, परंतु वहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों का साधारणीकरण केवल मानस ही करता है, अर्थात मस्तिष्क ही करता है। इसके अतिरिक्त नाटक में साधारणीकरण की प्रक्रिया में हमारी चक्षु इंद्रिय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः श्रावण प्रत्यक्ष चक्षु का सहगामी बन जाता है
तथा मानस प्रसार के लिए एक पूर्व भूमिका पा लेने पर सरलता का अनुभव करता है। समग्र प्रक्रिया एक स्वाभाविक रीति से पूर्ण रहती है और दर्शक स्वयं को रस सागर में निमग्न पाता है, निमज्जित हो जाता है। अतः अलौकिक आनंद की प्रतीति में नाटक ही सर्वथा उचित, अन्य कोई विधा इतनी सफल नहीं हो सकती। कहा भी गया है कि आचरण की मौन भाषा कथनीय भाषा की अपेक्षा अधिक बलवती तथा प्रभावोत्पादक होती है, और नाटक में मौन आचरण ही है और रमणीयता काव्य जगत में निसंदेह सिद्ध होती है। इन उपयुक्त कारणों से ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि काव्य में सर्वोत्तम विधा नाटक ही है। जनसाधारण की भाषा, उनके समाज का वर्णन, उनके आचार विचारों का दर्शन होने से वह अति लोकप्रिय और सर्वमान्य तथा उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शित होना। अतः यह कथन सत्य है कि काव्येषु नाटकम रमणीयम्, अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होता है, उसका रसानंद होता है, उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, और इसी तरह से नाटक को श्रेष्ठ मानते हैं। अब हम नाटक की श्रेष्ठता का विचार करने के बाद में हमें संस्कृत नाटक का उद्भव कैसे हुआ, इसके संबंध में कुछ जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए कि नाटक कैसे प्रारंभ हुआ और कहाँ तक इसकी उपयोगिता है। लेकिन इससे पूर्व हम इसकी सार्थकता सिद्ध करें, उससे पूर्व हमें संस्कृत नाटकों की विशेषताओं के विषय में थोड़ा सा विशेष वर्णन करना है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्कृत नाटकों की विशेषताएं और संस्कृत नाटक का उद्भव। संस्कृत भाषा में रचित नाटक अन्य भाषाओं के नाटकों की अपेक्षा विश्व में अपना विशिष्ट स्थान है। इन विशिष्टता का कारण मौलिक स्वरूप है। आचार्य विश्वनाथ ने नाटक का लक्षण करते हुए कहा है कि नाटक किसी प्रसिद्ध वृत्तांत पर आश्रित होना चाहिए, 5 संधियां होनी चाहिए, नाटक में विलास, समृद्धि आदि गुण तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन होना चाहिए, सुख दुखादि का वर्णन तथा अनेक रसों से पूर्ण होना चाहिए। इसमें 5 से लेकर के 10 तक अंक होने चाहिए। पुराणादि प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त तथापि गुणवान कोई राजऋषि अथवा दिव्य पुरुष नाटक का नायक होता है। श्रृंगार अथवा वीर रस अंगिरस के रूप में विद्यमान होता है। अन्य सभी रस अंगभूत रहते हैं। नाटक के निर्वहन संधि अत्यधिक अद्भुत होना चाहिए और नाटक में 4 या 5 पुरुष प्रधान कार्य के साधन में लगे होने चाहिए। इसकी रचना गाय के पूंछाग्र के समान होनी चाहिए, अर्थात गाय की पूंछ होती है, उस पूंछ में बालों का जो गुच्छा एक साथ गुथा हुआ होता है, उसी प्रकार नाटक की वो नाटक बंधा हुआ होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात हमारे सामने